आज का कोई बंदा अगर इस फील्ड में आना चाहता है, उसको सबसे पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि उसको वर्कआउट कैसे करना है, क्या क्या वर्कआउट है, उनके नाम क्या है, पर इसके साथ में उनको ये सर्टिफिकेशन करना जरूरी है। अगर वो किसी स्पेशलाइजेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो उनको कम से कम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर का कोर्स तो करना ही है, ताकि उसको ये लगे, उसको ये पता हो कि सामने जो बंदा आ रहा है उसकी बॉडी में उसको कैसे चैलेंज करने हैं, उसके कोई क्वेश्चन है फिटनेस रिलेटेड इश्यूज है तो उनको सोल्व कर पाए। क्योंकि हर एक बंदे की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। सपोज कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी अनट्रेन ट्रेनर के पास जाएंगे जो सर्टिफाइड नहीं है, 2-4 साल से वो फिटनेस फील्ड में या जिम में है, तो आपको वर्कआउट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि मेरे को खाली यहाँ का पेट, एब्डोमेन का पेट कम करना है, साइड का पेट कम करना है, वो आपको क्रंचेस लगवाएंगे, रोज के रोज आपको क्रंचेस लगवाएंगे, साइड बेंड वगैरह वर्कआउट करवाएंगे कि ताकि आपका यहाँ से पेट चला जाए। मगर साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस की स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि स्पोर्ट रिडक्शन नहीं होता है, किसी का भी पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट से पेट रिड्यूस होना मतलब संभव नहीं है एक तरह से। वेलकम टू पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। मैं आज की होस्ट कृति जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ही इज द फाउंडर एंड ओनर एंड द एमडी, इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 7-2 Health Fitness. He is a certified fitness trainer from a classic fitness academy. He is a specialist in strength and conditioning from a Sports Authority of India, which is the Asia's biggest fitness academy. He is also a certified fitness trainer and a specialist from a Gold Gem. He did his diploma in sports nutrition from Udemy. He has more than 12 plus experience and he trained more than 2,000 people here. So please welcome Mr. Mahendra Meghwal. Hello sir. Hello ma'am. आज का हमारा ये जो टॉपिक है फिटनेस इन अ लाइफस्टाइल। सबसे पहले मैं आपका हमारे इस मंच पे आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे यहाँ पे आए, अपना समय निकालिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो सर, जैसा कि हम आपको जानते हैं कि आपने 7-2 हेल्थ फिटनेस क्लब को चालू करा था, और तो उसके बारे में सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप इस फिटनेस आपके लिए फिटनेस का मतलब क्या है? व्हाट डज फिटनेस मीन्स टू यू? देखिए, फिटनेस का मतलब मेरे लिए या किसी पर्सनल नहीं है, सबके लिए होता है कि फिटनेस का मतलब क्या होता है। आजकल क्या है कि बिग बाइसेप्स और सिक्स पैक एब्स को लोग फिटनेस समझते हैं। आपने थोड़ी सी साइकिलिंग कर ली या सुबह थोड़ा रनिंग करने निकल गए तो आप सोचते हैं कि मैं फिटनेस कर रहा हूँ, मैं फिट हो रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। फिटनेस का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आपकी डेली लाइफ जो है ना, डेली लाइफस्टाइल और आपकी कार्य करने की क्षमता, उसमें इम्प्रूवमेंट। जैसे आज आप जो भी आपका काम कर रहे हैं, सपोज कि अपन लेते हैं कोई एक पानी की बोतल, 20 लीटर बोतल को अगर कोई 4 मंजिल ऊपर रखता है, वो सपोज कि 5 मिनट में ऊपर रख के आता है, उसको जो थकान फील होती है वो आज से 1 महीना कंटिन्यू रखने के बाद अगर वो उसको 3 मिनट के अंदर अपना काम फिनिश करता है और पहले से बेटर फील करता है, थकान नहीं होती, तो उसका फिटनेस है, वो उसकी फिटनेस में इंप्रूवमेंट है। तो ऐसे ही आज के जो लोग लाइफस्टाइल है उसमें लोगों की फिटनेस गिरती जा रही है। जो लोग अपनी डेली रूटीन में जो अपने वर्क है उन सब में जो क्वालिटी के साथ पहले कर पा रहे थे काम अपने सारे, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे वो उनका जल्दी थकान आना, फटीग आना, सब कुछ हो रहा है। तो उसके बाद वो रात को फेस करते हैं, नींद नहीं आना, मोटापा आना, ये सब कुछ उसी के हैं। तो आपको फिटनेस को एज ए लाइफस्टाइल एडॉप्ट करना पड़ेगा। आप चाहे ग्राउंड जाएं, जिम जाएं या डांस करें, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, इन सब के थ्रू आप अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करें, जिससे कि आपके जो डेली रूटीन के जो वर्क है उनमें इम्प्रूवमेंट आए और आप बिना थके एक अच्छी लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर पाए, बिना थके आप अपने सारे रूटीन के काम कर पाए। यही हमारा मतलब है फिटनेस। बाकी जो ये बॉडी बिल्डिंग और वगैरह है वो सब लोगों की हॉबी और उसके ऊपर है कि किसी को अगर बिग बाइसेप बनाना है तो उससे वो जिम जा रहा है, या किसी को सिक्स पैक चाहिए है तो वो उसके लिए वो कर रहा है। वो एक अलग पार्ट हो गया एक तरह से, क्योंकि अब जो जिम जो हो गए ना वो सारे फिटनेस की तरफ वर्क करने लग गए हैं। पहले ये सारा आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो ये सब लोग बॉडी बिल्डिंग और इन्हीं में रहता था। कोई जिम जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसको बॉडी बनानी है। आज ये नहीं रहा है। आज 70 साल की एज का बंदा, 10 साल की एज का बच्चा जिम जाता है। मेट्रो सिटीज में अभी आपने शायद उधर कोई छोटी सिटी में इतना ज्यादा क्रेज नहीं आया, पर विद इन 2 और 4 ईयर के अंदर ये यहाँ भी आ जाएगा कि 60-70 साल के आप ओल्ड एज पीपुल को आप देखोगे कि जिम के अंदर वो जा रहे हैं और अपनी फिटनेस को मेंटेन रख पा रहे हैं, ताकि वो आपकी उनकी जो आगे की और ओल्डर एज है उसमें बेनिफिट्स ले पाए, ओल्डर एज को अच्छे से क्वालिटी से बना पाए। सर, जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आप इस फील्ड के अंदर 12 से ज्यादा सालों से हैं,
तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इस फिटनेस फील्ड में कैसे आए, मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, आपके लाइफ के अंदर ऐसे कौन से चेंजेस आए जिसने आपको इंस्पायर करा कि आपको अपना खुद का एक दिन जिम ओपन करना है, खुद को आपको एक एज अ फिटनेस फील्ड के अंदर एज अ रोल मॉडल बनाना है लोगों के लिए। जी हाँ बिल्कुल। ये एक अलग से मतलब मेरे को खुद को भी नहीं पता था कि मैं एक जिम ओपन करूंगा। कभी जब मैं छोटा था बचपन में सब घर वालों की तरह मैं भी सपने देखता था कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या कोई एक अच्छी जॉब करके सेटल हो जाऊंगा, 10-20 हज़ार रुपये कमाऊंगा और प्रॉपर अच्छे से रहूंगा। और गांव में क्या है कि एक माहौल होता था कि खेलने जाना, सुबह शाम खेलते रहते थे। तो हम लोग क्या है कि मेरे जो ग्रुप एज ग्रुप के जो बच्चे थे हम सब लोग क्रिकेट खेलते थे। तो धीरे धीरे मेरा उसमें इंटरेस्ट जगह में क्रिकेट अच्छा खेलने लगा। तो मैंने एकेडमी ज्वाइन करी जयपुर आके। और जब एकेडमी ज्वाइन करी तो यहाँ पे हमारे कोचेज ने हम लोगों को प्रिफर करा कि आप अपनी फिटनेस कीजिए, किसी जिम में ज्वाइन करके आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस कीजिए, जिससे कि आपकी गेम में इंप्रूवमेंट आए। तो मैंने जिम ज्वाइन करा। जिम में साल 1.5 साल 2 साल वर्कआउट करने के बाद मेरी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया, प्लस मेरी लुकिंग में भी चेंज आया। इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हुआ। तो धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और क्रिकेट में एक्चुअली मैं ज्यादा नहीं कर पाया किसी रीजन से, मेरे पर्सनल रीजन से, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह। तो क्रिकेट को छोड़ के मैं इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गया और मैं जिम में ही ट्रेनर बन गया। जब मैं एमबीए कर रहा था तो मैं कॉलेज नहीं जाके ज्यादातर मैं जिम में रहता था, जिम में ट्रेनिंग लेना। कभी कभार कोई इंपॉर्टेंट क्लासेस होती तो मैं कॉलेज जाता था, अदरवाइज मैं जिम में अपना करता था। और धीरे धीरे उसमें थोड़ा अर्निंग होने लगी और अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, इसमें लोगों को मैं फीड कर रहा हूँ तो काफी खुशी मिलती लोगों को। जैसे मेरे को किसी टाइम में जब जिम ज्वाइन करा था, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ी थी तो मेरे को अच्छा लगा था। तो वो मैंने लोगों के अंदर भी देखा तो मेरे को अच्छा लगा और इंटरेस्ट चलता गया। और फिर मैंने धीरे धीरे अपना खुद का जिम ओपन कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अपने फिटनेस फील्ड की जो एजुकेशन है वो कहाँ से ली, मतलब आपने इतने जो सर्टिफिकेशन कोर्स करे हैं, आपके पास में इतना नॉलेज है फिटनेस का, वो आपने कहाँ से लिया, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, प्लीज आप मुझे ये बताएं। जी इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि परफेक्शन अगर आपको देखा जाए तो जैसे मैंने क्रिकेट में अपना परफेक्शन लाने के लिए जिम ज्वाइन किया था और फिर जिम में एज ए फिटनेस ट्रेनर मैंने काम चालू करा। 2 या 4 साल मैंने 2 या 3 साल मैंने वर्कआउट करने के बाद जो वर्कआउट का एक्सपीरियंस था उसके थ्रू में लोगों को फिटनेस में वर्कआउट में उनका सपोर्ट करने लगा, एज ए ट्रेनर में काम करने लगा। तो मेरे को तो फील हुआ कि मैं इसमें अभी तक परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी आए, कुछ चैलेंजेस भी आए कि किसी का वेट लॉस नहीं हो रहा है, किसी की कोई इंजरी हो गई कुछ से वगैरह। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को इसमें परफेक्शन चाहिए। इसके लिए फिर मैंने सर्च करें, गूगल वगैरह सर्च करके इसकी एकेडमीज वगैरह के बारे में पता चला मेरे को। तो सबसे पहले मैंने दिल्ली से क्लासिक फिटनेस एकेडमी है दिल्ली में, वहाँ से मैंने एज का कोर्स करा। उसके साथ ही मैंने सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का क्लासिक फिटनेस से भी एक कोर्स करा। उसके बाद में मेरे को एक बार तो ऐसा लगा था कि हाँ मैं अब कंप्लीट ट्रेनर बन चुका हूँ, मगर नहीं। उसके बाद मेरे पास क्या है कि जैसे मैं वापस आया उदयपुर और जिम में काम करने लगा तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मैं क्रिकेट की वजह से मैं इस फील्ड में आया था, तो मैं क्रिकेट के जो प्लेयर्स आते हैं उनको मैं प्रॉपर नहीं ट्रेन कर पाता हूँ, क्योंकि उनकी जो स्पेसिफिक उनका स्पोर्ट्स है उसके अंदर जो मसल का हमारा जो मूवमेंट का हमारे उनकी वर्कआउट नहीं करवा के मैं जो नॉर्मल लोगों को करवाता हूँ, उनकी सारे बॉडी पार्ट, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स सारे वर्कआउट करवाता हूँ, वही करवाता हूँ। तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट उतना नहीं आ पाएगा जितना चाहिए। तो फिर मैंने सर्च करा और पता चला कि साही जो है अपनी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला, इंडिया में बहुत सारे उसके इंस्टीट्यूट है, 4-5 जगह, बेंगलुरु, कोलकाता वगैरह। तो पटियाला से एक वैकेंसी निकली हुई थी, तो उस टाइम मैंने उनका एक फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन हो गया था। इंडिया से ओवरऑल इंडिया से 26 पीपल हम लोग सेलेक्ट हो गए थे, जिन लोगों को हमें वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। तो वहाँ से मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोर्स करा, जिसमें कि स्पेसिफिक कोई क्रिकेट नहीं था, सारे स्पोर्ट्स के जो प्लेयर है उनको आप ट्रेन करने के लिए कौन कौन सा क्या है उसका पर्सनल हमें नॉलेज दिया गया। वहाँ से मैं सीख आया। उसके बाद में यहाँ आने के बाद मेरे को फीमेल फिटनेस में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मिले मेरे को, चैलेंजिंग आ गई कि फीमेल की जो बॉडी है वो मेल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, उनकी हार्मोन चेंज होते हैं बहुत सारे जैसे आते हैं। उसके अलावा इनका फीमेल में थोड़ा सा ये पीरियड का और पीसीओएस वगैरह के चैलेंज भी आए थे कि गर्ल्स को पीसीओएस उनका पीसीओएस कंट्रोल करवाना है, किसी को थायराइड है तो उसको कंट्रोल करवाना है, कोई मेनोपॉज में चल रही है तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट करना है। तो इसके लिए फिर मैंने गोल्ड जिम से फीमेल फिटनेस स्पेशलिस्ट का कोर्स करा। इसके साथ फिर न्यूट्रिशन की भी बात है कि अगर आप ट्रेनर है तो लोग आपसे पूछेंगे, आपके जो क्लाइंट है वो आपसे पूछेंगे कि आपको सर हमें क्या खाएं, कितना क्वांटिटी में खाएं, हमारा वेट नहीं गेन हो रहा है, नहीं कम हो रहा है। तो उसके लिए फिर मेरे को इसमें भी चैलेंज आया। तो फिर मैंने यूडेमी एक एकेडमी, वहाँ से मैंने ऑनलाइन स्पोर्ट न्यूट्रिशन का कोर्स करा। और फिर जो मैंने दिल्ली से क्लासिक फिटनेस एकेडमी का कोर्स करा था उसके साथ एक कंपल्सरी कोर्स था
कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्योंकि अगर आप जिम में आप फ्लोर पे खड़े हो, किसी कोई बंदा, क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट आएंगे वो एक्टिव, सारे लोग एक्टिव नहीं होंगे, कुछ 10% या 20% ऐसे लोग आएंगे जो पहले से जिम में टच थे या किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव थे, तो उनकी फिटनेस अच्छी है। अदरवाइज 80% पीपुल ने मान के चलो कि सेडेंटरी लोग आएंगे जो कि इतना वर्क वगैरह एक्टिव नहीं है, तो वो सडन जब वर्कआउट करने आएंगे तो उनकी बॉडी में एकदम से स्ट्रेस पड़ेगा, बॉडी एडजस्ट नहीं करती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए। तो इन सब के लिए मेरे को फिर कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन का एक कोर्स करवाया। सीपीआर जो होता है वो एक दिल्ली में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, वहाँ पे मैंने 8 घंटे की क्लास ली, जिसमें हमें सिखाया गया कि प्रॉपर अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फर्स्ट एड के रूप में आप उन लोगों को कैसे क्या आपको ट्रीट करना है, ताकि अगर जिम में या बाहर भी कहीं ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, किसी को कोई सडन कोई दिक्कत हो गई तो उनको आप रेस्क्यू कर सकें। तो ये सारे मैंने क्वालिफिकेशन करे हैं। फ्यूचर में मेरी और प्लानिंग है कि जैसे मेरे को स्पेशल पॉपुलेशन के भी कोर्स करना है, क्योंकि ये एक चैलेंज आया था कि कोई अगर 70 साल का अगर कोई ओल्ड एज मेंबर मेरे पास आता है ट्रेनिंग के लिए, तो उसको मेरे को कैसे ट्रेन करना, उसकी बॉडी में बहुत सारे जो आज एक 26-27 साल का यंग जो बंदा है उसकी और उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस होंगे 70 ईयर के कोई बंदे के अंदर, तो उसको रिलेटेड भी मेरे को एक कोर्स करना है। तो उसमें स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर ओल्डर एज के लोग आ गए, चिल्ड्रंस की फिटनेस आ गई, कोई इंजरी के साथ आता है, जैसे किसी को लोअर बैक पेन स्लिप डिस्क की दिक्कत है, किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है, किसी को टेनिस एल्बो है। इसके अलावा जैसे कोई किसी बीमारी से रिहेव करके आया है, इसको रिकवरी करने के बाद आया कि जिम जाके मैं थोड़ा रिकवर करूँ, सपोज कोई कैंसर से ठीक हो गया, कीमोथेरेपी से ठीक हो गया है, उसके साइड इफेक्ट के रूप में उसके मसल लॉस हो गए हैं, तो उसको वापस से उसके मसल रिकवर करने, प्रॉपर वापस उसके अपनी पुरानी फिटनेस पे जाना है। तो उन लोगों को जो वर्कआउट करवाना है वो एक आम जो नॉर्मल जो लोग हैं उनसे हट के उनका वर्कआउट और चैलेंज होते हैं। तो उसके लिए मेरे को भी ये स्पेशल पॉपुलेशन का कोर्स करना जो मैं भी थोड़े दिनों में तो ज्वाइन करने वाला हूँ। इसके अलावा भी फ्यूचर में मैं और भी अलग अलग तरह के कोर्स करके और खुद को अपडेट रखना चाहता हूँ फिटनेस, ताकि मेरे को कभी कोई चैलेंजिंग और ऐसे कोई चैलेंज आते हैं तो मैं उनको इजीली कर पाऊँ, एक्सेप्ट कर पाऊँ और प्रॉपर तरीके से कर पाऊँ। एक वर्ड जो आपने यूज करा है परफेक्शन, शायद जब मैं आपके सर्टिफिकेट्स को देख रही हूँ, जब मैं आपके फ्यूचर प्लानिंग्स को देख रही हूँ कि आपको अडल्ट्स को तो ट्रेन करना ही है जो आप कर रहे हैं, पर साथ में आपको ओल्ड एज, उनको जो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनकी एज ज्यादा है या तो जो किसी डिसीज से फाइट करके बाहर निकले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर मन में एजुकेशन के लिए, जो फिटनेस एजुकेशन के लिए जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। आई होप आप जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से फुलफिल हो जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए कि जैसा देखते हैं कि आज के जो यंग यूथ हैं, जैसे कि 18 से लेकर जो 20-26 के जो लोग हैं या फिर उससे भी ज्यादा उम्र के जो भी लोग हैं, जो इस फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, जो एक एज अ फिटनेस ट्रेनर को अपना एक करियर बनाते हुए देखना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, उनको आप किस तरीके से बताना चाहेंगे कि वो इस फील्ड के अंदर किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि आज से 10 मतलब 13-14 साल पहले मैं फिटनेस में एज ए ट्रेनर बन गया था, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के। खाली कि बाइसेप्स कैसे करना मेरे को पता था, चेस्ट की वर्कआउट कैसे करनी मेरे को पता था, उसके 4-5 वर्कआउट सबके पता थे। तो इसी तरह से अगर आज का कोई बंदा अगर इस फील्ड में आना चाहता है, उसको सबसे पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि उसको वर्कआउट कैसे करना है, क्या क्या वर्कआउट है, उनके नाम क्या है, पर इसके साथ में उनको ये सर्टिफिकेशन करना जरूरी है। अगर वो किसी स्पेशलाइजेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो उनको कम से कम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर का कोर्स तो करना ही है, ताकि उसको ये लगे, उसको ये पता हो कि सामने जो बंदा आ रहा है उसकी बॉडी में उसको कैसे चैलेंज करने हैं, उसके कोई क्वेश्चन है फिटनेस रिलेटेड इश्यूज है तो उनको सोल्व कर पाए। क्योंकि हर एक बंदे की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। सपोज कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी अनट्रेन ट्रेनर के पास जाएंगे जो सर्टिफाइड नहीं है, 2-4 साल से वो फिटनेस फील्ड में या जिम में है, तो आपको वर्कआउट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि मेरे को खाली यहाँ का पेट, एब्डोमेन का पेट कम करना है, साइड का पेट कम करना है, वो आपको क्रंचेस लगवाएंगे, रोज के रोज आपको क्रंचेस लगवाएंगे, साइड बेंड वगैरह वर्कआउट करवाएंगे कि ताकि आपका यहाँ से पेट चला जाए। मगर साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस की स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, किसी का भी पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट से पेट रिड्यूस होना मतलब संभव नहीं है एक तरह से। ये स्टडीज में और बहुत सारे रिसर्च में प्रूव हो चुका है। तो ऐसे अगर आप अनट्रेन ट्रेनर के पास जाएंगे तो आपको गलत तरीके से आपको वर्कआउट करवाते रहेंगे, आपको थका देंगे, ना कि स्मार्ट वर्क करवा पाएंगे। तो जो भी इस फील्ड में आना चाहता है उसको सबसे पहले अपने आप को स्मार्ट बनाना होगा कि उसको टेक्निक और के ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे केमिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल रिएक्शन होंगे बॉडी के अंदर जब आप वर्कआउट करेंगे, डाइट फॉलो करेंगे वगैरह, उसके बाद फिर रिकवरी कैसे क्या करनी है, वो सब कुछ तो नॉलेज होना जरूरी है।
तो कम से कम एटलीस्ट उसको 35% लेवल का कोर्स किसी भी अच्छी एकेडमी से करना जरूरी है। उसके बाद में अगर उसको लगता है कि उसको भी स्पेशलाइजेशन जाना है, परफेक्शन उसको चाहिए, तो उसको अलग अलग स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज करना है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि खाली फीमेल फिटनेस या स्पेशल पॉपुलेशन ही है। इसके अलावा आप जैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, आप पर्टिकुलर जैसे मैंने क्रिकेट का करना था, जिसका भी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो ऐसे पर्टिकुलर आप किसी एक स्पोर्ट्स के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ताकि आप उस स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी बंदे हैं आपको ट्रेन कर सकते हैं। फिर स्पेशल पॉपुलेशन का हो ही गया, फीमेल फिटनेस का हो ही गया, ऐसे अलग अलग आप अगर चाहते हैं तो। नहीं तो आप सिंपल अगर ऐसे ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपको ये करना है। तो सबसे पहले मैं उनको प्रीफर करूंगा कि आप एजुकेशन लें। एजुकेशन के बाद आपका डेडिकेशन, टाइम पंक्चुअलिटी, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अगर आप डेडिकेटेड हैं अच्छे से और टाइम पंक्चुअल नहीं है, एक एग्जांपल के लिए, तो आपका जो आपके साथ जो क्लाइंट आ रहे हैं वो अपने पूरे दिन भर की जो लाइफ है उनके अंदर से बहुत मुश्किल से 1 घंटा या 90 मिनट आपके लिए निकाल के आते हैं कि खुद के लिए एक तरह से कि वो अपनी फिटनेस में वर्क कर पाए। अगर वो जिम आए और आपका 15 मिनट भी वेट करा तो उनकी वो 15 मिनट वेस्ट हो गए, उनके पास पूरे दिन में टाइम नहीं था, उन्होंने बहुत मुश्किल से टाइम अरेंज करा। जो भी फिटनेस फील्ड में आना चाहता है, ट्रेनर बनना चाहता है, उसकी सबसे मेन चीज है कि उसको टाइम पंक्चुअल होना जरूरी है, ताकि वो अपने क्लाइंट के टाइम की वैल्यू कर पाए। ठीक है, उसके अलावा उसको फिर अपने आप को भी सेल्फ मोटिव करना पड़ेगा। इसमें इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपको रोज से रोज इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप करते जाओ, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा कि सेम लोग आएंगे, लोग रोज कोई ना कोई चैलेंज लेके आए, वो लेके आए। तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिव रखना जरूरी होगा, डेडिकेशन रखना होगा। शायद कहा जाए तो जो भी पर्सन, जो भी यंग यूथ आपके फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको भी परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत है कि वो जितना अपने इस प्रोफेशन को एज अ हॉबी के जैसे ट्रीट करेंगे, जितना इसके अंदर एजुकेट होना चाहते हैं, जितना एजुकेशन लेंगे, उतना ही वो ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। ओके, तो सर जब आपने अपना खुद का जिम चालू करा तब आपको क्या क्या तकलीफें रही, क्या स्ट्रगल्स आपको देखने पड़े, क्या हार्डशिप रही? क्योंकि शुरुआत में किसी भी फील्ड के अंदर सेटल होना बहुत बड़ी बात है। सर प्लीज आप इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत किसी भी चीज की आसान नहीं रहती। जो आपने बताया है वो ऐसा तो मैंने भी फेस करा, क्योंकि जब मैंने जिम ओपन करा था तो मेरे को ऐसे बिल्कुल नहीं पता था कि कहाँ से मशीन लेनी है और कैसे क्या सेटअप करना है। तो मैं कम से कम 6 महीने तो मैं जिम का प्लेस ढूंढने में ही निकाल दी थी कि मेरे को कहाँ जिम खोलना है। उसके बाद मेरा सेक्टर 4 में मेरे को एक जगह अच्छा लगा कि यहाँ खोलेंगे। वो करने के बाद मशीनरी की बात आई, और अपना जो प्लेस था कि यहाँ जिम खोलना वो फाइनल हो गया। उसके बाद मशीनरी के लिए कहाँ जाए, तो ऐसे कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट करते करते हम लोगों ने मशीनरी का पता करा। तो उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो गया था हमारा, क्योंकि इसलिए हमें पता नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था मेरे को। 2 या 3 साल से मैं फिटनेस में ट्रेनर था, उससे 1-2 साल पहले मैं वर्कआउट कर रहा था, तो मशीनरी का कभी हमें कुछ काम नहीं पड़ा था। तो बीच में जो एक्चुअल जो रेट होती है उससे हमें कुल मिला के ज्यादा रेट देनी पड़ी। जैसे कि अगर 10 लाख की मशीन थी तो 15 लाख देना पड़े, 15 लाख की मशीन थी तो 20 लाख देने पड़े। तो हमारा जो फाइनेंशियल जो मेरा टारगेट था कि इससे मैं अपना काम होगा वो बिगड़ चुका था। और तो मार्केट में थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि मैं कर्जे में आ गया था जिम खोलने के साथ ही। तो कर्जे के साथ प्लस क्या हुआ कि नया नया जिम था तो उसका सेटअप उतना अच्छे से नहीं हो पाया कि मेंबर्स एक साथ आ जाए और इनकम चालू हो जाए। जैसे कि कोई भी आप देखते हो कि बिजनेस है वो पैसे कमा रहा है, तो किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते तो एकदम से वो फ्लो नहीं आता है, उसको टाइम देना होता है, लोगों को भी नॉन में तब आता है कि जब पुराना होता है। तो उससे ये भी दिक्कत है, एक तो कर्जा था, ऊपर से इनकम सोर्स नहीं थे। तो मैंने मतलब एक हंसने वाले लोग हंसेंगे ऐसी बात है कि मैं रेंटल लेता था, जब मैं पढ़ता था तब से। तो मेरे को रूम छोड़ करके जिम के अंदर ही रहना पड़ा, जिम के अंदर ही रहता था, वहीं सोता था, वहीं खाना खाता था। और वापस जैसे जिम का टाइम होता था तो मैं रेडी होकर फ्लोर पे आ जाता था। कोई पता भी चल जाए मेरे मेंबर को कि मैं जिम में रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस करे थे। धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ा ठीक होता गया। अब थोड़ा सा क्रेज भी आया है कि लोग फिटनेस में आने लगे। जैसे कि मैंने बताया था कि 10 साल पहले लोग खाली बॉडी बनाने के लिए जिम में जाते थे, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम में जाते थे, मगर आज के टाइम में लोग अपनी फिटनेस इंप्रूव करने के लिए जिम जाते हैं। तो आज जो फ्लो है कस्टमर का या अपन पैसे से अर्निंग का, वो थोड़ा बेटर है पहले से। सही बात है सर। जैसा कि अगर मैं बात करूं वे प्रोटीन के बारे में, तो आप मुझे बताएंगे कि वे प्रोटीन क्या होता है, उसके बारे में मिथ्स क्या है जो मार्केट में चल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये आज के यूथ में और लगभग हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि वे प्रोटीन क्या है और प्रोटीन ही क्या है। वे प्रोटीन से पहले कि प्रोटीन क्या होता है। आप जो भी खाना खा रहे हैं, मेरे को एक बात बताइएगा कि आप जो भी खाना खा रहे हैं या आपको भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, तो क्या आपकी बॉडी ऐसे बोलती है कि उसको रोटी खानी है या चावल खाने हैं या नहीं ना। बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत होती है, उसके डेली जो
वर्क चल रहे हैं या आप कितना एक्टिव हो उसके अकॉर्डिंग, तो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की। तो बॉडी इस टाइम मांगती है आपसे प्रोटीन, फैट और कार्ब, ये 3 बड़े न्यूट्रिशन है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिशन आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन बोलते हैं इनको, फैट, प्रोटीन और कार्ब। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिशन में विटामिन, मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप रोटी से दो, आप दूध पी के दो, या आप चिकन खा के दो, या आप दालें खा के दो, वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले जो 3 न्यूट्रिशन मैंने बताया था, फैट, कार्ब और प्रोटीन। अपने नॉर्मल जो एक सेडेंटरी लोगों की जो डाइट है उसके अंदर फैट और कार्ब बहुत ज्यादा है। तो आप कुछ भी खाएंगे आपको कार्ब और फैट मिल जाएगा। तो रोटी खाई आपने कार्ब मिल गया आपको अच्छे से, अपने सब्जी में अच्छे से ऑयल डाला या आपने चपाती में बटर लगाया तो आपको फैट भी मिल गया। व्हाट अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन का सोर्स आपको नहीं पता, क्योंकि दाल सबके घर में रोज नहीं बनती। ये नॉर्मली देखा है मैंने, मेरे खुद के घर में भी नहीं बनती थी कभी। तो ये ऐसा होता है कि प्रोटीन अपनी डेफिशिएंसी चलती है। तो अगर आप नेचुरल सोर्स से प्रोटीन डाइट कर पाते हैं, जैसे आप दाल अच्छे से खा पाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे खा पाते हैं, चिकन खा पाते हैं, तो आपको वहाँ पे प्रोटीन आपका डेली इंटेक पूरा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेली इंटेक का भी मैं आपको बता दूं कि एक आरडीए इंटरनेशनल डाइटरी एसोसिएशन है, जिसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन को अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.8 से 1.8 ग्राम प्रोटीन इंटेक डेली करना है। जैसे कि कोई अगर 100 केजी का बंदा है तो उसको 0.8 ग्राम से लेकर के 180 ग्राम तक प्रोटीन डेली इंटेक करना है, डेली खाना है, तभी वो अपनी लाइफ में स्वस्थ रह पाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर बंदा एक्टिव नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिन भर सिटिंग जॉब है, जिम वगैरह नहीं जाता, कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है, तो वो 100 किलो का बंदा 80 ग्राम या 100 ग्राम प्रोटीन खाएगा तो उसका काम चल जाएगा। अगर वो बंदा जिम जा रहा है अपनी फिटनेस इंप्रूव करने के लिए या मसल बनाने के लिए, तो उसको 150 टू 180 ग्राम 100 किलो के बंदे को प्रोटीन इंटेक की जरूरत होती है। तो उसमें ऐसा है कि अब आप वो इंटेक कहाँ से करते हैं। अगर आप नेचुरल सोर्स से कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कर पाते तो फिर बात आती है फूड सप्लीमेंट की। फूड सप्लीमेंट में सबसे बेस्ट प्रोटीन है वे प्रोटीन कहा जाता है। वे प्रोटीन कोई ब्रांड नहीं होता है, वे प्रोटीन उस प्रोटीन का नाम है, क्योंकि प्रोटीन में भी अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, जिसमें जैसे कि केसिन और वे, एक केसिन प्रोटीन होता है, एक वे प्रोटीन होता है, ठीक है ना। ये दूध से बनते हैं। वे प्रोटीन का जो डब्बा आप लोग देखते हैं कि ये डब्बा इतना बड़ा डब्बा दे दिया, मैं बहुत फेस करता हूँ, मैं किसी को सजेस्ट भी करता हूँ कि सर आप प्रोटीन इंटेक अच्छे से कीजिए, नहीं तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट में भी आपके हिसाब से यूज कीजिए। तो उसमें वो लोग डर जाते हैं, नहीं सर पाउडर की बॉडी नहीं बनानी, हमें नहीं खाना है। सबसे पहले तो प्रोटीन आपकी बॉडी नहीं बनाता है। प्रोटीन का काम ऐसा नहीं है कि आपको बल्क करके और अच्छी खासी बॉडी बना के सिक्स पैक बना के देगा, वो आपकी डेली लाइफ की जो हेल्दी लाइफ आप एडॉप्ट करना चाहते हो उसमें सपोर्ट करेगा। और आपने जो अपना प्रोटीन की अपन बात कर रहे थे, वे प्रोटीन, तो वो दूध से बनता है। तो आपने जो प्रोटीन इंटेक करा है वो डेयरी प्रोडक्ट है, एक तरह से दूध से बनाया हुआ है। जैसे कि आप दही देखा होगा आपने, दही के ऊपर एक ग्रीन कलर का पानी देखा होगा, मट्ठा जिसको बोलते हैं नॉर्मल देसी लैंग्वेज में, वो जो उसी से ये वे प्रोटीन बनाया जाता है उस पानी से। और दही के अंदर जो रह जाता है वो केसिन प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन होता है स्लो डाइजेस्टिव। तो वो क्या है कि केसिन प्रोटीन आपने खाया, आपने दूध पिया, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपकी बॉडी में धीरे धीरे प्रोटीन रिलीज करता है, एकदम से प्रोटीन रिलीज नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि दूध, अपने देसी लोगों में भी कहते हैं कि दूध आप रात को पिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि रात को आपने 8 घंटे की नींद लेनी और 8 घंटे की नींद में कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलना है, तो वो दूध आपका लॉन्ग टाइम तक रिलीज कर पा रहा है प्रोटीन वगैरह। तो वो थोड़ा सा, इसलिए अपन पुराने लोग भी क्या पता उनको रिसर्च तो नहीं करे पर उनको कुछ आइडिया होगा, तो वो नाइट में दूध लेना ज्यादा बेटर कहते हैं। इसी तरह से वे प्रोटीन आपको इंस्टेंट रिकवरी या इंस्टेंट प्रोटीन सप्लाई करता है बॉडी में। तो आपको वे प्रोटीन अगर आप लेते हैं दिन में या वर्कआउट के जस्ट बाद में, लोग दिन में ही शेकर वगैरह में डाल के घूमते वजह से वर्कआउट करा, वो ये होता है। तो वे प्रोटीन का सबसे पहले कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर वो ओरिजिनल मार्केट में 70 to 80% नकली प्रोडक्ट बिक रहे हैं, बहुत सारे लोग नकली प्रोडक्ट ले लेते हैं कम पैसे बचाने के चक्कर से, चीप रेट में वगैरह, तो उस वजह से, या फिर कोई ऐसा सेलर है जो उनको ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर से फेक प्रोडक्ट पकड़ा रहा है, उसके उनको साइड इफेक्ट होते हैं, नाम आता है वे प्रोटीन खराब है। वे प्रोटीन की वजह से मेरे को ये दिक्कत हुई, वे प्रोटीन की वजह से ये दिक्कत हुई, क्योंकि वे प्रोटीन का नेचुरल चीज है, दूध से बना हुआ, तो उससे साइड इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को दूध से एलर्जी है तो उसको वे प्रोटीन मना किया जाएगा। फिर उसके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आजकल आ गए हैं, जो कि प्लांट जो अपने दालें वगैरह इनसे भी प्रोटीन बनाते हैं, तो वो उनको भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रीफर किया जाता है। तो वे प्रोटीन सबसे पहले दिमाग से निकाल दिया जाए कि मिथ है कि वो साइड इफेक्ट देता है। सेकंड चीज कि अगर आपने नहीं खाया, आपने नेचुरल डाइट से प्रोटीन नहीं खाया, वे प्रोटीन से नहीं खाया, शायद उसके साइड इफेक्ट आपको आ गए, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। जैसे किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, वैसे अगर आपने प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी में से मसल मास लॉस होगा। मसल मास लॉस होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म गिरेगा, वेट आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। तो आप कम से कम इतना प्रोटीन तो खाएं जो आपकी बॉडी को नीड है, चाहे वो वे प्रोटीन से खाएं, चाहे आप नेचुरल डाइट से खाएं। अगर आप
वेजिटेरियन है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स इतने ज्यादा नहीं है, प्लस प्रोटीन का भी होता है कि 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, और वेज जो है ना, वेज में ऐसे बहुत कम सोर्स है जिनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन 20 अमीनो एसिड मिलते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनको अमीनो एसिड कंप्लीट मिल जाते हैं, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं उनके अंदर सारे अमीनो एसिड अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप वेज नॉन वेजिटेरियन है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको वे प्रोटीन की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरल डाइट कर सकते हैं। वेजिटेरियन है तो प्रॉपर तरीके से अगर आप डाइट फॉलो करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप फोकस कर पा रहे हैं, ठीक, नहीं तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, जैसा कि आपने ये बात बोली कि जो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे वे प्रोटीन अवेलेबल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को साइड इफेक्ट भी कर देते हैं, जो अगर ओरिजिनल नहीं होते। तो ऐसा ही सेम केस मेरे साथ में भी हुआ था। जब मैं अगर मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो मैंने लगभग 15 से 18 किलो कम किया था एक टाइम पे। तो उसके अंदर मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी में थी तो मैंने वे प्रोटीन लिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं वेजिटेरियन होते हुए मैं इतना प्रोटीन के सोर्सेज को इंटेक नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने प्रोटीन लिया और उस प्रोटीन के कारण मेरे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्ने हो गया। तो शायद ये हो सकता है कि जिससे मैंने कंसल्ट किया था, या तो उसने मुझे सही से बताया नहीं, उसके पास में एजुकेशन की कमी हो गई, या फिर जहाँ से मैंने वो मार्केट से जो भी मैंने फूड का मार्केट से जो भी मैंने प्रोटीन का परचेस करा वो शायद गलत था। तो ये चीज है। तो आप अगर मुझे बता दें कि, या फिर मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे, कि हम एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन जो है, बेस्ट क्वालिटी के जो सप्लीमेंट है वो कहाँ से परचेस कर सकते हैं जो ओरिजिनल हो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू है कि अपन सही ऑथेंटिक प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें, वे प्रोटीन या कोई भी फूड सप्लीमेंट अपन ऑथेंटिक कहाँ से लें। जैसे कि आपने फेस करा ही है, वैसे बहुत सारे लोग फेस करते हैं, और कुछ लोग कम मतलब सस्ते रेट में देते हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ये चीप प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं। तो ये सबसे पहले ये कि आप जहाँ से भी ये प्रोटीन ले रहे हैं वो आपका बंदा ऑथेंटिक होना चाहिए। प्लस अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, आपका जिम ट्रेनर बता रहा है कि आप वे प्रोटीन लीजिए, तो या फिर वो अवेलेबल करवा रहा है, तो सबसे पहले वो सर्टिफाइड है, प्रॉपर अच्छी जगह में सर्टिफाइड है, उसको कुछ नॉलेज है, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हमें, जैसे आपको सबसे पहले ट्रेनर कैसे पता चलेगा कि वो सर्टिफाइड है, हर कोई बोल देगा इसमें सर्टिफाइड है, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर मेरे को इतना प्रोटीन खाना चाहिए, सर मेरी बॉडी में ये अगर मैं लूंगी तो क्या होगा, इसके अंदर कैसे क्या है। आप फिटनेस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे अभी आपने मैंने पूछा था कि प्रोटीन, जो मैंने बताया था कि पूरा प्रोटीन ऐसे होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन आपके, मैंने उसमें बताना शायद भूल गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन आपके ब्रेन, नर्व सिस्टम, ब्लड, स्किन, हेयर, मसल सबकी फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ में एंटीबॉडी बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, आपके इम्यूनिटी जो बिल्ड होती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके लिए भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखते हुए जहाँ पे प्रोटीन खरीद रहे हैं वो ऑथेंटिक बन रहा है, नहीं तो आप अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कंपनी का प्रोटीन लेना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, सारी कंपनियां अच्छी हैं, आप इम्पोर्टेंट लीजिए या इंडियन ब्रांड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे अच्छे हैं, बस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए, ना कि आप किसी वेबसाइट से जाकर के। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई प्रोडक्ट 5,000 का बिक रहा है और आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर अगर 4,000 में मिल रहा है, तो आप 1,000 रुपए के बेनिफिट के चक्कर से ऐसा नहीं हो कि आपने वो 4,000 रुपए में वो अनऑफिशियल वेबसाइट पे ले लिया। सेकंड चीज की, आप स्टोर में जिस स्टोर पे जाते हैं वो बंदा आपका ट्रस्टेबल है या नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपके पास आता है वो आने के बाद टेस्ट करने तक तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, और अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो शायद उसके बाद भी नहीं लगा पाओगे कि वो असली है नकली, आपको खाली लगेगा प्रोटीन खा रहे हैं। क्योंकि प्रोफेशनल बंदा भी बहुत रेयर केस में पता लगा पाएगा टेस्ट करने के बाद कि नकली है, ताकि वो प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे कि जैसे आप मार्केट में आज घी नकली मिल रहा है, दूध नकली मिल रहा है, आप नहीं जज कर पाओगे। इनके साथ तो अपन जी रहे हैं, आपने चलो ठीक है, आपने नहीं कहा, आप शादी में गए, वहाँ खाना बना, वो कौन सा तेल लाया या वो कौन सा इसमें घी यूज कर, नहीं पता है, तो इस तरह से इसमें भी थोड़ा ऐसे चलता है। तो आप या तो आप किसी ट्रस्टेबल बंदा, आपका ट्रेनर अगर अच्छा है, अच्छा एजुकेटेड है, क्योंकि जो बंदा अच्छी एकेडमी से सर्टिफाइड है, जैसे मेरा है, तो मेरे को एकेडमी में सिखाएगा कि आप लोगों को सबसे पहले एजुकेटेड करो, कोई दिक्कत नहीं, वो जिम ज्वाइन नहीं करें तो आप ग्राउंड भेज दो, तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इससे आपने एक बंदे की हेल्थ में इंप्रूवमेंट। तो अगर ऐसा कोई अच्छी एकेडमी से सर्टिफाइड है तो शायद वो गलत काम नहीं करेगा, वो कुछ पैसे कमाने के लिए किसी को गलत प्रोडक्ट नहीं देगा, किसी को की हेल्थ के साथ, आप हेल्थ बनाने आए और हेल्थ बिगाड़ने के लिए आपने एक गलत प्रोडक्ट ले लिया तो आपकी हेल्थ बिगड़ गई, या आपको कोई इश्यू आ गया, कोई मेडिकल डिजीज हो गई, तो बेटर यही है कि आप चाहें थोड़ा सा ध्यान रखें और अच्छे किसी बंदे से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से, किसी कंपनी, जैसे सपोज की कोई कंपनी अगर अच्छी है, आपको पसंद है, मैं उसी कंपनी का माल लेना, तो आप उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करें, उनकी रेट देखें, उसी कंपनी को ऑर्डर करें,
कंपनी के थ्रू आपके पास कंपनी की पैकिंग के साथ आएगा माल और प्रॉपर तरीके से और ट्रस्टवर्दी माल हाँ, होता है। तो जैसे कि आपने हेल्थ के बारे में बात करी, तो मैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, मैं अपने पूरे डेली शेड्यूल के अंदर फिटनेस को किस तरीके से हिस्सा बना सकती हूँ, आप मुझे ये बताएं। जी हाँ बिल्कुल, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। किसी का ऐसा होता है कि वर्किंग बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम वर्किंग, मतलब स्टूडेंट को लेते हैं तो स्टूडेंट के लिए फिटनेस बहुत ईजी है टाइम निकालना, क्योंकि उनको कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, उसके बाद आकर के वो फ्री है ना, तो वो आराम से टाइम निकाल पा रहा है। वर्किंग बंदा है या कोई बिजनेस वाला है जो अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, वर्कलोड है, तो उसको ऐसा करना चाहिए कि अगर जिम जाने का टाइम नहीं मिल रहा उसको, या जिम नहीं जा पा रहा है, कोई स्पोर्ट्स भी पर्टिकुलर एकेडमी या कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऑफिस से थोड़ा सा दूर आपकी गाड़ी पार्क करें, आपको शाम को दूध देने जाना है तो आप पैदल निकल जाएंगे। मोस्टली यही होता है, मेरे साथ में होता है कि हाँ साइकिल यूज पे आपका ऑफिस के नियर बाय है, आप साइकिल पे आपके लिए कंफर्टेबल, आप साइकिल पे जा सकते हैं। आपका जैसे आपने कोई वीकेंड पे आप घूमने गए या मॉल गए तो आपने स्टेयर्स यूज कर लिए लिफ्ट की जगह, ऐसे आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाएंगे, धीरे धीरे आपको फिटनेस में इंप्रूवमेंट आएगा, तो ऑटोमेटिक आप टाइम भी मैनेज कर लेंगे कि मेरे को आप फिटनेस मेरे को अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो, पहले से एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जिम ज्वाइन कर लेते हैं या कोई एकेडमी, या फिर आप डांस, अगर कहीं भी टाइम नहीं मिल रहा है रात को सोने से पहले 1 घंटा आपने जैसे नाच सकते हैं डांस कर लिया, अपने आप को एक्टिव रख लिया। हाँ। और उसके साथ में आपको थोड़ा सा डाइट में भी रखना पड़ेगा, सेम यही चीज आपको डाइट में भी करनी है कि जैसे आप मीठे खाने के शौकीन है, आप 4 गुलाब जामुन रोज खाते हैं तो आप 2 कर देंगे, धीरे धीरे उसको 1 कर देंगे, इसी तरह से आप कुछ इसे फंड परसेंट। और ये भी तो कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद में 15 से 20 मिनट आपको वॉक करना ही करना है। जी। उस टाइम हो सके तो आप अपने फ्रेंड से बात भी कर सकते हैं, जिससे कॉल करना बाकी है, पर हाँ मैं वॉक भी कर सकती हूँ खाना खाने के बाद। बिल्कुल यही है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसको एग्जाम नियर है, तो एग्जाम है रात को पढ़ना है, खाना खाने के बाद वो करते हुए पढ़ सकता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन उसका कम होगा पर उसको दूसरा एक बेनिफिट तो मिल जाएगा। तो ऐसे आप कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिव रखने के लिए अलग अलग तरीके आपको यूज करना होंगे। जैसे पानी की बोतल आप ऑफिस जगह टेबल पर रखी, उसको थोड़ा सा दूर रखो, उठ के जाओगे आप पानी पीने तो थोड़ा सा आपको स्टेप्स हो जाएंगे। एक मैं आपको एक और बता दूं कि जैसे एज अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज की एक गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग एवरी बंदे को पूरे वर्ल्ड में एक सप्ताह में 7 दिन के अंदर कम से कम 5 दिन 30 मिनट का वर्कआउट करना जरूरी, अदरवाइज उसकी हेल्थ रिलेटेड इशू आने कंफर्म है, बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब कि इसको हम फ्यूचर में हार्ट रिलेटेड या शुगर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जो उनको बीमारियां होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह, उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप अपने आप को एक्टिव करने के लिए कम से कम 30 मिनट सप्ताह में 5 दिन वर्कआउट जरूर करें। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी, शायद मेरे जैसी बहुत सारी जो गर्ल्स हैं या वुमेन हैं, उनका सवाल है कि मैं डाइट भी इतना नहीं ले रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत चल भी लेती हूँ, मतलब खाना खाने के बाद में, पर फिर भी मेरा जो वेट है वो बढ़ रहा है, मतलब मेरे बॉडी के अंदर इतना इंटेक मैं कर ही नहीं रही हूँ, फिर भी मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, मैं खा ही नहीं रही हूँ। तो जी ये इसमें सबका अलग अलग होता है, जैसे किसी को थायराइड की दिक्कत है तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, हाइपोथायराइड ऐसा कुछ है उसकी वजह से, तो आपका अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका वेट बढ़ेगा, आप कम खाना फिर भी वेट बढ़ेगा। सेकंड चीज, आपने न्यूट्रिशन नहीं खाया, आपने कम खाया खाना, आपको लगता है अगर वाकई में आपने जितना आपको बॉडी को नीड है उससे कम खाया तो आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिले, जैसे कि मैंने बात करी थी फेट, कार्ब, प्रोटीन, इन सब की बॉडी को जरूरत है, ऐसा नहीं कि पेट खराब है बॉडी के लिए, अति अगर ज्यादा खाया एक्स्ट्रा तो दिक्कत आ रही है आपको, बाकी अदरवाइज आप फिट रहना है, कंप्लीट आपने प्रॉपर अगर लिमिट में आपने पेट भी खाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी के लिए जरूरत है इसलिए आपने खाया है। तो आपका क्या हो रहा है कि जैसे आपने न्यूट्रिशन पूरा नहीं खाया तो बॉडी के हार्मोनल चेंजेस जो तो हार्मोन चेंजेस आए, तो हार्मोन चेंजेस की वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो आपको कुछ डॉक्टर से टेस्ट करवाना चाहिए। रिकमेंड हम यही करेंगे सबसे पहले कि आप कोई थायराइड टेस्ट करवाओ, पीसीओएस टेस्ट करवाओ, उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ डाइट लो, वर्कआउट करो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है और उसके बाद भी आपका वेट बढ़ रहा है, आपको लग रहा है आप कम खा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा खा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कैलोरीज जो भी खा रहे हो थोड़ा सा कट डाउन कर दो, आपको लग रहा है कम खा रहा है उसमें थोड़ा सा होता हो, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, पर वेट बढ़ता जा रहा है, तो मतलब ये कि आपकी कैलोरी सरप्लस में चल रही है। आपको अगर सपोज कि आपको अगर 1500 कैलोरी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वैसे कि आपको 1500 कैलोरी खाओगे तो बॉडी को जरूरत है इतना वो बर्न कर रही है ऑलरेडी, उसके अलावा आपने 500 कैलोरी जितना अपने डेली लाइफ में एक्टिव हो तो 2000 कैलोरी आपको एवरीडे नीड है, तो आप 2000 की जगह कहीं ना कहीं आप 2500 खा रहे हैं, आपको पता नहीं,
सही तो बात आपको ये थोड़ा सा माइंड करके उसको थोड़ा सा कट डाउन करना है, 2000 या 1800 पे लेके जाओ, ताकि वो आपका वेट गिरना या फिर स्टेबल होना चालू हो। तो एक सवाल और मैं इसके साथ में ये जोड़ना चाहूंगी कि जैसे जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो मैं वेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती थी। बेसिकली जो डेडलिफ्ट है या फिर स्क्वाट्स है या फिर बेंच, ये तीन मेरे फेवरेट, लाइक बोल सकते हैं कि टॉप ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइजेस थी। पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने वर्कआउट किया तो थोड़े टाइम बाद 3 या 4 महीने के बाद में मेरे लोअर अब्डोमिनल के अंदर पेन होने लग गया। तो जब मैंने सोनोग्राफी कराया, डॉक्टर के साथ में मैंने कंसल्ट करा, तो मेरे यूट्रस के अंदर स्वेलिंग हो गई थी। तो मेरी मदर ने उस चीज को कनेक्ट ये किया कि तो जिम जाती है तो उसके कारण तेरा तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो हर फैमिली के अंदर होता है, हर फैमिली के मतलब पेरेंट्स के अंदर होता है कि लड़कियों को वेट नहीं उठाना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल भी उनको है ना वेट नहीं, क्योंकि ये है ना लड़कियों की जो बॉडी होती है वो अलग होती है, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हम लोग भी क्लाइंट जो आते हैं, फीमेल क्लाइंट हमारे साथ में, हमारे सामने जब भी फीमेल क्लाइंट आएगी तो वो यही बोलेगी कि मोस्टली 10 में से 8 गर्ल्स ये बोलती है कि सर हमें खाली वेट लूज करना है, कार्डियो करना है, हम लोग लिफ्टिंग नहीं करेंगे, हम लिफ्टिंग करना ही नहीं चाहते हैं सर। तो अगर मैं रीजन भी पूछता हूँ तो ये बताया जाता है कि हमें बॉडी नहीं बनानी है, हमें बल्कि नहीं होना है, हम यहाँ पे सर स्किनी होने आए हैं, पतले होने आए हैं, तो जैसे हमें तो स्ट्रेंथ यानी आपकी जो डेड लिफ्ट हो गए, आपके स्क्वाट हो गए। सबसे पहले तो अपनी बात करें तो आपको जो भी दिक्कत आई थी, मे भी वो पॉसिबल आपको सप्लीमेंट, अगर वो सप्लीमेंट लेगा तो उसकी वजह से हो सकता है। वेट उठाने से तो आपको कोई इंजरी हो सकती है, पर इंटरनल बॉडी के अंदर कभी भी इस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और दूसरा ये कि आपने जो भी था उसको अगर प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट करवाया वो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको शायद वर्कआउट करने से या वेट उठाने से नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेट उठाना चाहिए या नहीं चाहिए गर्ल्स को। तो बिल्कुल उठाना चाहिए उनको, बिल्कुल तरीके से उनको एवरीडे वर्कआउट करना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ में अगर आप हो तो वो आपको कभी भी वेट लिफ्टिंग के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ कि मेल और फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मैंने बताया था। तो फीमेल की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसका सेकेंडरी काम होता है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, उसका सेकेंडरी काम होता है मसल बनाना। यही रीजन है कि मेल के पास मसल ज्यादा होते हैं, मेल के पास पावर ज्यादा होता है, क्योंकि उसके मसल ज्यादा है तो उसका एफर्ट ज्यादा होता है। फीमेल के पास टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है, बाय बर्थ से या ये जेनेटिक है कि सारी फीमेल्स के पास टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो उस वजह से उनके पास मसल कम होता है। तो आप ऑब्वियसली आपने नोटिस करा होगा कि किसी अगर मेल से आप पंजा लड़ाएंगे या मुक्का मारेंगे तो आपका पावर उतना नहीं होगा। उसका रीजन यही कि आपके पास मसल कम है, ठीक है ना। आपके मसल कम है, आपने जिम ज्वाइन करा, आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपने वेट लॉस करने के लिए कार्डियो रनिंग वगैरह खूब मेहनत करी, आपका मसल बहुत जो था वो और आप वीक और ज्यादा हो गए, आपका मसल जो था वो भी हो गया, तो वो मसल भी लॉस हो गया, तो आपका और ज्यादा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। क्योंकि मसल जो है ना बॉडी के अंदर ऐसी चीज है एकमात्र जो 24 घंटे खाना चाहिए, उसको 24 घंटे ऊर्जा चाहिए, कैलोरी चाहिए। तो वो आपका रेस्टिंग टाइम में भी ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करवाता है, ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो मसल अगर आपके पास ज्यादा है तो आप जल्दी से मोटे नहीं होंगे, ठीक है, जल्दी से गेन नहीं होगा। आपने अगर कुछ ज्यादा भी खाया तो आपकी बॉडी ज्यादा बर्न कर रही है, आपका मेटाबॉलिज्म अगर आप समझते हैं तो आप मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आप एवरी डे में कितना खाते हैं, कितना आपको बॉडी को जरूरत है, कितनी कैलोरी की जरूरत है, कितनी ऊर्जा की आपको जरूरत है, तो वो आपकी कैलोरी डिमांड बढ़ जाएगी। 2000 कैलोरी की जरूरत है, आपके पास 2 किलो मसल मास बढ़ गया तो आपको कहीं ना कहीं 200 कैलोरी एक्स्ट्रा और बर्न करने लग जाएगी बॉडी, है ना। तो आपको वेट लिफ्टिंग इसलिए कराई जाती है जिम में प्रोफेशनल ट्रेनर द्वारा कि आपके जो इनर मसल है, क्योंकि हार्मोन नहीं है जो आपका मसल ज्यादा बना पाए, तो उस वजह से आपके जो बोन के ऊपर जो मसल की लेयर है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए, थोड़ा मसल वहां बढ़ाया जाए, ताकि इस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़े, तो आपकी हेल्दी लाइफ एडप्ट हो, आपका जल्दी से वेट गेन नहीं हो। जिम छोड़ने के बाद जल्दी से, जो लोग कहते हैं कि जिम छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाता है, इसका रीजन ये होता है कि वो वेट लॉस या तो बहुत जल्दी करते हैं या बिना वेट ट्रेनिंग के करते हैं, बिना प्रोटीन सप्लीमेंट्स या प्रोटीन डाइट के साथ करते हैं, तो उनका वेट वापस गेन होना है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म गिरना है, मसल लॉस होना है। तो कहीं ना कहीं वेट ट्रेनिंग गर्ल्स के लिए हेल्पफुल है। और ये बात अगर किसी का मिथ है एक तरह से कि गर्ल्स बल्कि हो जाएगी, गर्ल्स बॉयज की तरह बॉडी नहीं बना सकती, नहीं हो सकती है। आपने कुछ गर्ल्स देखी होगी जिनकी बॉयज की तरह बॉडी है, जिसपे एब्स भी है, काफी ऐसे डोले डोले, कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल हार्मोन इंटेक करते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन की मैं बात कर रहा था, ऐसे बहुत सारे हार्मोन है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन बोलते हैं उनको, स्टेरॉइड भी बोला जाता है। वो कहीं ना कहीं इंजेक्ट करके बनाते हैं, क्योंकि उनका वो फील्ड है, उनको वहाँ रिप्रेजेंट करना होता है, खुद को अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करना होता है, तो इसलिए वो गर्ल्स बनाती है। तो दूसरे जो आम जो लोग हैं, सेडेंटरी लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम भी वैसे हो जाएंगे, जैसे वो नहीं करते, तो ये गलत है। आपको वेट ट्रेनिंग करनी है,
उल्टा आपको ज्यादा फोकस वेट ट्रेनिंग पे करना है, कार्डियो को छोड़ के। कार्डियो को करना है, ज्यादा फोकस वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर डाइट। तो शायद इस पॉडकास्ट को जो भी हमारे फीमेल कैंडिडेट्स देख रहे हैं तो उनके दिमाग में से ये मिथ तो निकल जाएगा कि हाँ हमारे लिए वेट अच्छे हैं, हम वेट उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। तो अभी जैसा कि सर आपने कहा कि जो स्टीरॉइड जो होते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जो ड्रग अब्यूज होते हैं, तो क्या वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं या हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते? क्योंकि मैंने जितने भी मेल पर्सन होते हैं उनको स्टीरॉइड लेते हुए देखा है, वो ले रहे हैं बॉडी बनाने के लिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले आप सीधा सा दिमाग लगाइए कि अगर स्टेरॉइड हेल्पफुल है और उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं तो बैंड नहीं हो। स्टेरॉइड मार्केट में बेचना अपराध है, बैंड है। और जैसे कि आपने सुना होगा ओलंपिक वगैरह में डोपिंग टेस्ट होते हैं। हाँ। एथलीट, सारे एथलीट के या किसी भी तरह का स्पोर्ट्स का पर्सन है, अगर उसकी परफॉर्मेंस में भी कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो एंटी डोपिंग एजेंसी बनी हुई है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा कहते हैं जिसको, अपने इंडिया के लिए नेशनल डोपिंग एजेंसी है नाडा। ये लोग उनका डोप टेस्ट करते हैं, उसमें अगर उनका अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट जो बैंड है वो पाया जाता है तो उनको गेम से बाहर निकाल देते हैं, उनको बैंड भी किया जाता है। तो इसका रीजन यही है कि वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती है, प्लस आपकी परफॉर्मेंस बहुत स्पीड से बढ़ा देती है। जैसे एक कोई बंदा 1 नंबर पर है तो वो 10 पे पहुंच जाएगा, इतना जल्दी उसकी बॉडी में ग्रोथिंग आएगी। जो नेचुरल जो 1 साल में ग्रोथ होनी है वो उसकी 1 महीने में होनी है। तो वो स्टूडेंट की वजह से होती है। लोग इसलिए लेते हैं कि इसको जल्दी बनाना, शॉर्टकट कह सकते हैं ये, कि तू जल्दी बॉडी बनानी है। या स्पोर्ट्स में अपन बात करें कि कोई अगर 100 मीटर रनिंग का कोई एथलीट है, तो 100 मीटर अगर वो 12 सेकंड या 15 सेकंड में उसका फिनिश कर रहा है, उसको जल्दी फिनिश करना है तो वो स्टेरॉइड इंजेक्ट करेगा, तो वो 8 या 10 सेकंड की उसकी बॉडी ग्रोथ जल्दी करेगी, मसल जल्दी होंगे, मसल जल्दी बनेंगे, का बॉडी ज्यादा काम करने लग जाएगी और वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा लेगा। तो 12 की जगह 8-10 ऐसे आ जाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इसीलिए ओलंपिक और हर जगह ये बैंड तो डोपिंग टेस्ट किए जाते हैं, ताकि किसी की परफॉर्मेंस बढ़ा के। अब एक नेचुरल बंदा और एक डोपिंग वाला बंदा जो डोपिंग में पॉजिटिव, उनके कंपैरिजन करो तो डोपिंग वाला जीतेगा, तो वो फिर फाइट मैन टू मैन नहीं रही, स्ट्रेट टू मैन हो गई। तो इसलिए डोपिंग होता है। सेकंड चीज हार्मफुल है। हार्मफुल के बारे में अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो एक ही साइड इफेक्ट बताऊंगा मैं, डेथ। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, पर डेथ का एक मान के चलो कि ये तो होना ही कंप्लीट आपका कम एज में होना है, कभी भी सडन होना है, कभी भी हार्ट से, कभी हार्ट। हाँ, बॉडी बिल्डर से एथलीट जो स्पोर्ट्स पर्सन है तो हार्ट अटैक आना यही रीजन है। वो तो इतने फिट है, एक्टिव है। सेडेंटरी लोगों को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो अपन समझ सकते हैं कि उसका हार्ट फेल हो गया। आप रोज एक्टिव हो, 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे आप जिम में पसीना बहा रहे हो या आप ग्राउंड में मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आपको हार्ट अटैक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी ने ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, बॉडी ने ज्यादा काम करा, हार्ट को भी जो काम उसको 1 साल में करना था उसने 1 महीने में करा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आया तो फेलियर हो गया। तो इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि ड्रग्स बिल्कुल अवॉइड करें। अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है तो वो आपको एडवाइस भी नहीं देगा, बारे में बात भी तरीके से नहीं करेगा कि आप स्टेरॉइड ले लो या करो, क्योंकि ये सारे वो ब्लैक मार्केट में चलते हैं। ये आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं जो कि मेडिकल फील्ड में, मेडिकल में इमरजेंसी कंडीशन में या किसी लास्ट और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिए जाते हैं। रही बात अपन ये भी बोले कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एथलीट सॉरी बॉडी बिल्डर्स हैं या कोई सेलिब्रिटीज है वो जल्दी बॉडी बना रहे हैं, वो ले रहे हैं, आपको नॉलेज में भी कि वो ले रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ, तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है। उनके साथ डॉक्टर की टीम, प्रोफेशनल्स रहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, वो प्रॉपर चेकअप करते हैं, लेने से पहले चेकअप होता है, एवरी वीक चेकअप होता है, थोड़ा दिनों में उनका पूरी बॉडी का चेकअप होता है, लेने के 1 साल 2 साल बाद भी वो चेकअप करते रहते हैं कि बॉडी में उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आई, प्रॉपर तरीके से पीसीटी भी करवाते हैं। उनको देख के जो ये अपने छोटे शहरों के लोग हैं, बच्चे हैं, स्पेशली स्टूडेंट वगैरह, इनको जल्दी बॉडी बनाना, सिक्स पैक बनाने की इच्छा होती है, वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं या ओरल फॉर्म में लेते हैं, अलग अलग तरह से इसके फॉर्म्स आते हैं, उनमें वो लेते हैं और फिर वो पीसीटी प्रॉपर नहीं कर पाते या फिर कर ही नहीं पाते और उससे उनको साइड इफेक्ट आते हैं। बाहर मार्केट में वो जिम में सबके सामने प्रोटीन वे प्रोटीन का शेक बना के पीते हैं और अंदर वॉशरूम में या चेंज रूम में जाकर वो इंजेक्ट करते हैं या सिगरेट्स खाते हैं और लोगों को लगता है कि इसने प्रोटीन खाया है इसको साइड इफेक्ट हुआ है। तो प्रोटीन वे प्रोटीन जो अपन ने अभी बात करी थी वो कुछ इस वजह से भी बदनाम। तो जैसे अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो मैं बहुत सारे सोशल मीडिया में देखती हूँ कि 21 डेज में अपना इतने से लेकर इतना वजन कम करें, 30 दिन में अपना 10 किलो घटाएं, 45 दिन के अंदर आप 15 किलो घटाएं, तो क्या ये सही है? ऐसा कभी होता है? जी बिल्कुल, मैंने भी कभी सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि कोई ऐसे जो ट्रेनर होते हैं कि वो ऐसी पोस्ट डालते हैं या कोई ऐसी कोई कंपनियां भी बनी हुई है आजकल
जो कुछ अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के डालते हैं, आपको 21 दिन में 10 किलो वेट लॉस का चैलेंज करवाएंगे। आप ऐसा करो, 12 बंदे चाहिए, 15 बंदे चाहिए, जिनके ऊपर वो वर्क करते हैं, उनको वर्कआउट भी करवाते हैं और कुछ प्रोडक्ट भी देते हैं। और ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे भी मैंने देखा है कि लोग खड़े रहते हैं उनके स्टॉल लगा के, जहाँ पर आपको किसी वेट मशीन पे खड़ा रखेंगे और आपको एक डेटा देंगे कि आपकी बॉडी में ऐसे से इतना वेट है और इतना ये कुछ हो रहा है और आपको ये प्रोडक्ट खाइए 30 दिन में वेट कम हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। तो ये सब कुछ इसके एक मैं स्टोरी भी बताऊंगा। अभी मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, तो पहले हम इससे बात कर लेते हैं टॉपिक पर कि ये सही है या गलत है। तो बिल्कुल आपको बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। आप खुद मेरे को बताइए कि 21 दिन या 1 महीने, सपोज कि 1 महीने में आपने 10 किलो वेट लॉस करा, क्या आपकी बॉडी से सारा पेट गया? नहीं गया ना, क्योंकि एक महीने में अगर 10 किलो पेट कम करे तो आपकी बॉडी में एनर्जी कितने लग जाएंगे सारे? 10 किलो पेट तो बहुत ज्यादा हो गया कि आपने लॉस कर दिया। तो आपकी बॉडी से पेट के साथ मसल मास तो हुआ, जिसकी हमने बात करी, मेटाबॉलिज्म गिर जाएगा, आपके जॉइंट पर प्रेशर ज्यादा आएगा, लेकिन बहुत सारे दिक्कत आपके मैंने बताया था कि ब्रेन, नर्व सिस्टम, ब्लड, इन सब की फॉर्मेशन है, स्किन, हेयर, तो वहां पे भी आपको मसल लॉस होना, ऑब्वियसली बात प्रोटीन लॉस होना, क्योंकि मसल की जो फॉर्मेशन है वो प्रोटीन है, प्रोटीन से मसल बनता है। तो मसल लॉस हुआ, आपकी बॉडी से प्रोटीन लॉस हुआ, तो आपका 10 किलो में आपका प्रोटीन लॉस हुआ, ठीक है। कार्ब लॉस हुआ, आप एनर्जेटिक ज्यादा फील नहीं कर पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो आपने बॉडी में स्टोर था, ग्लाइकोजन वगैरह के रूप में स्टोर होता है, तो वो भी आपने लॉस करा, ठीक है। सेकंड, थर्ड की आपने कैल्शियम लॉस करा, आपके मिनरल विटामिन लॉस करा, तो आपकी बॉडी में 70% डेफिशिएंसी आ गई, तो कहीं ना कहीं वो आपको साइड इफेक्ट देगी। थर्ड, तीसरी मेन चीज जो ये है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस कितना ज्यादा है। 10 किलो वेट लॉस करने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हुआ, भूखा भी रखा होगा, चाहे बहुत सारे लोग भूखा रखते हैं, या फिर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया इसके अंदर ऐसे कंटेंट है जो बैंड है पर वो अंदर एड है, और आपके पास लैब तो है नहीं कि आप टेस्ट करवाओगे, आपने खाए हैं और आप उसकी वजह से आपकी वेट लॉस हो गया इतना जल्दी, पर वो साइड इफेक्ट के बारे में क्या बोलोगे? तो इस तरह के जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं वो फेक है, गलत है। इसकी जगह आपको ये करना चाहिए, आप एक प्रोफेशनल से मिलें, आपको वो बताएगा कि आपको कितनी डेली कैलोरी इंटेक करनी है। अगर वो एग्जैक्ट नहीं भी बता पाए तो उसके आसपास आपको लेके चला जाएगा कि आपको इतनी कैलोरी इंटेक आपको देनी करनी है, इतनी आपको बर्न करनी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो 2000 कैलोरी का एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को खुद को, अगर मेरी बॉडी 2000 कैलोरी का मेरे को डेली इंटेक लेना है, इसमें मेरी वर्किंग भी आ गई और मेरे रेस्टिंग में भी जो बॉडी कैलोरी बर्न करेगी वो सब कुछ आ गया, ठीक है ना। तो मेरे को 2000 कैलोरी से मेरे को वेट लॉस करना है, तो मेरे को कहीं ना कहीं 1800 या 1500 कैलोरी डेली इंटेक करनी पड़ेगी। 500 कैलोरी का वेरिएशन आएगा, 500 कैलोरी का एवरीडे वेरिएशन आता जाएगा, 500 कैलोरी में वर्कआउट और बढ़ा देंगे मैं, तो ऐसे करके 1000 कैलोरी का एवरीडे वेरिएशन आएगा। 7 दिन के अंदर 7000 कैलोरी मेरी बर्न हो जाएगी। 8वें दिन 8000 कैलोरी होगी और 7700 कैलोरी पे 1 किलो वेट होगा। तो हर 8 दिन आपका 1 किलो वेट लॉस होगा, महीने में 2 से 3 किलो वेट लॉस होगा। तो वो गुड वेट लॉस है। अगर आप अच्छा वेट लॉस अगर कहते हैं तो 1 महीने में 30 दिन के अंदर 2 से 3 किलो वो आपका प्रॉपर तरीके से ज्यादा वेट जाएगा, कुछ मसल लॉस होगा, क्योंकि मसल का एक और रोल है प्रोटीन का, कि आपकी बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है, फेट से एनर्जी नहीं मिल रही, कार्ब से नहीं मिल रही, खाने को नहीं, तो मसल ब्रेक डाउन होकर के आपको प्रोटीन से एनर्जी मिलेगी, तो वो प्रोटीन से लॉस हुआ, वो कम लॉस होगा, क्वालिटी वेट लॉस अपन कहते हैं। तो उस टाइम आप मतलब उस टाइम हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरीके की वीकनेस फील नहीं होगी। हाँ, अगर हमें फटीग फील नहीं होगा, हमें और एनर्जेटिक फील होगा और हम अपने आप को और ज्यादा फिट कर पाएंगे। जिस वजह से आप जिम गए थे कि आपकी फिटनेस इंप्रूव होगी, कि आपने क्वालिटी वेट लॉस करा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन इंटेक करा है, प्रॉपर रिकवरी और रेस्ट करा है, इस वजह से। अब मैं जैसे आपको बीच में बता रहा था कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि ऐसे नुक्कड़ में जो लोग बैठे रहते हैं कि दिन के ट्रांसफॉर्मेशन या 30 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन, वो मेरे को भी एक जगह मिल रहे थे उदयपुर में। तो मेरे को रुकवाया कि सर आपका बॉडी वेट और ये सब हम दिखाएंगे, तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं क्या है, पता तो करें। तो मैं वहाँ खड़ा रहा, वेट मशीन पे खड़ा रहा और मेरा वेट और हाइट वगैरह डाली, एक हैंडल पकड़वाया। उसका मेरे को पता था कि उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल माइनर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है आपकी बॉडी के अंदर से पूरी मशीन में वापस किसी देर में आती है, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी बॉडी से डेटा निकाल रहे हैं। वो शायद उनको भी नहीं पता जो निकाल रहे हैं ये मशीन काम कैसे करती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास, उनको पता ही नहीं है। उनको पता है मशीन के ऊपर आप खड़े रहे, हाथ पकड़ा, आपका ये रिजल्ट आया है। तो वो बीएमआई करता है ना, बॉडी मास हाँ, वो एक मशीन से वो काउंट करते हैं। उसमें मेरा जो निकाला उसमें उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपकी बॉडी में विसरल फैट बहुत ज्यादा है। विसरल फैट बेसिकली होता है ऑर्गन के ऊपर, आपकी जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनके ऊपर जो फैट स्टोर होता है उसको विसरल फैट कहते हैं। सेकंड फैट होता है सबकॉन्शियस फैट।
सबकॉन्टिनेंस फैट आपकी स्किन के ऊपर स्टोर होता है। जो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स होता है एनर्जी में, फर्स्ट प्राइमरी जो सोर्स होता है वो अपना नेचुरल फैट होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि सबकॉन्टिनेंस फैट बहुत स्लो रिलीज होता है, बहुत मुश्किल से जाता है। वेट लॉस करते हुए स्किन लूज हो जाती है, स्किन का फैट वो रह जाता है, आपका ऑर्गन वाला चला जाता है, स्किन वाला धीरे धीरे जाता है तो लूज हो जाता है। तो वो मेरे को उन्होंने बताया कि सर आपकी बॉडी पे विजुअल फैट बहुत ज्यादा है। मैंने कहा इसका मतलब ये होगा कि मेरा हार्ट की फैट बहुत ज्यादा है। उनका बिल्कुल, मैंने कहा इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा हार्ट बहुत टेंशन में है। उनका हाँ बिल्कुल, आपका हार्ट बहुत टेंशन में है, आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा लोड है। मैंने कहा ये आपका एक तरह से कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट हो गया कि मेरी बॉडी पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। उनका हाँ सर आपका हार्ट बहुत टेंशन में, कोई अटैक आ सकता है। मैंने कहा सर मेरे को ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट आप निकाल के दे दीजिए। उनसे मेरा अच्छा कन्वर्सेशन हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं लैब में जाके मेरा ब्लड देता हूँ, फिर एक दिन बाद मेरी रिपोर्ट आती है, नाम तक आती है कि आपकी बॉडी में इतना एलडीएल है, इतना एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इतना ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल है। तो सर आपने बता दिया मेरे को कि मेरा हार्ट में टेंशन जनरेट है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं था। फिर वो उसके बाद एक ही जवाब था कि सर आप हमारा प्रोडक्ट लेके देखिए, आपको पता चल जाएगा। 1 महीना लेके देखिए, आपको पता। मैंने कहा मैंने उसके कंटेंट भी पढ़े, उसको पहली बार शायद में ऐसा मिला होगा, इसको थोड़ा नॉलेज था, तो मैंने उसके कंटेंट पढ़े। मैंने कहा इसमें तो 5 ग्राम प्रोटीन है, बोले एक स्कूप खाएंगे आपका काम हो जाएगा, सुबह आपका ब्रेकफास्ट से पहले एक स्कूप खा लीजिए, फिर आपका वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। मैंने कहा कि सर 5 ग्राम तो इसके अंदर पेट है, सॉरी प्रोटीन है, और मेरा तो ब्रेकफास्ट में कम से कम 30 से 40 ग्राम प्रोटीन इंटेक का चाहिए किसी भी बंदे को, कि वो 30 ग्राम 40 ग्राम, अगर जैसे मेरा डेली इंटेक 160 ग्राम है तो मैं 30 से 40 ग्राम प्रोटीन इंटेक करूंगा, 5 ग्राम से क्या तोड़ दूंगा। तो उनके पास कोई जवाब नहीं बना। उनका बस एक ही जवाब था कि सर आप लेके देखिए, लेके देखिए। इस तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह से मार्केट में गलत चीजें निकाल रहे हैं उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि आप कोई ऐसी कोई चीज दे रहे हैं जो आपका वेट लॉस करे तो गलत है। कोई भी पेट बर्नर हो गया, कोई भी ऐसा चीज जो आपको वेट लॉस करने के लिए दी जा रही है, टेबलेट फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो। आपने बात करी थी एल-कार्निटाइन, वो उसको एल-कार्निटाइन हार्मफुल नहीं है इतना ज्यादा कि उसका कोई दिक्कत है, पर उसका बेनिफिट भी नहीं है। सिंपल वे में वो कोई फायदा वाले वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। तो आप जब भी वेट लॉस करते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट के साथ, वर्कआउट के साथ और प्रोटीन इंटेक के साथ वेट लॉस कीजिए, ना कि किसी प्रोडक्ट की वजह से या पेट बढ़ने की वजह से, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालेगा या ऐसे कोई कंटेंट है जो बैंड है और जिनकी वजह से आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और स्पेशली कोई एथलीट है या किसी स्पोर्ट्स का बंदा है जिसको किसी स्पोर्ट्स में आगे जाना है, और वो ऐसे किसी नुक्कड़ वाले के साथ, जैसे सपोज कि कोई बंदा मोटा है, उसको स्पोर्ट्स भी है, उसका टैलेंट अच्छा है, उसकी फिटनेस का साथ नहीं दे रही, उसको ऐसे कोई मिल गया ऐसा कोई डब्बा पकड़ा दिया कि ये आप कैप्सूल खाइए या एक छोटा सा 5 ग्राम का चम्मच खाइए, आपका वेट लॉस हो जाएगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा। पर अगर उसका डोपिंग टेस्ट हो गया और अगर वो उसके अंदर ऐसा कोई कंटेंट है जो वाड़ा से या नाड़ा से अप्रूव नहीं है, तो उसका कैरियर खत्म हो जाएगा, उसको बैन कर दिया जाएगा। ऐसा बहुत सारे एथलीट इधर हो रखा है, अपने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे देखते हैं कि वो बहुत सारे एथलीट डोपिंग में फंस जाते हैं। उनके साथ यही होता है कि वो कोई ना कोई ऐसा अनजाने में ऐसा कोई कंटेंट खा लेते हैं जो उनको पता नहीं होता है, जल्दी ठीक होने के लिए, कोई जल्दी रिहैब होने के लिए, तो उसकी वजह से उनको दिक्कत आती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर आप वर्कआउट, जिम वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाओ, मैंने बताया था आप घर पे डांस करते हो, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी वेट के साथ थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। जब भी वेट लॉस करते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने घर पे डांस करा, आपका कार्डियो हो गया, पुशअप्स कर सकते हैं, अपन स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस कर लो, आपने चिन अप का है, घर पे छोटा मोटा कोई भी वेट बहुत उसके से डेड लिफ्ट लगा लिया आपने, चल कर ले सकते हो। क्योंकि फिटनेस में भी आपको एक चीज और मैं आपको क्लियर करूं, अपने टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, पर कि फिटनेस भी 2 तरह से होती है। एक तो आपकी मसल स्केलेटल फिटनेस है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। मसल स्केलेटल तो आपने वेट ट्रेनिंग से करती है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपने डांस से करती है, आपकी प्रॉपर फिटनेस। क्योंकि हार्ट के जो मसल है ना, वो आपके वेट उठाने से ट्रेन नहीं होते। हार्ट के, आपके लंग्स के जो मसल है उसको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में आते हैं। उसके लिए आपने रनिंग करी, अगर आपने आधा घंटा रनिंग करी या कोई ऐसा वर्क करा जिसमें आप ऑक्सीजन के साथ वर्कआउट करें, कोई एरोबिक क्लास करी या डांस करा, तो उसमें आपकी ये कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंप्रूव होगी। और फिर आपने उसके बाद में आपने वेट ट्रेनिंग करी तो आपकी मसल मतलब देखा जाए तो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे फिटनेस के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे अपन कार्डियो कर सकते हैं, जैसे अपन वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपन जुम्बा कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि डांस फॉर्म कर सकते हैं। पर अपन को फिट रहने के लिए अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इन सब चीजों को ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपन फिट नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फिट हो भी जाएंगे तो वो जो लेवल आप चाहते हैं कोई अच्छा मान, और ठीक है आपने डाइट अच्छी रखी है प्रॉपर, और थोड़ा बहुत
वॉक वगैरह कर ली, थोड़ा पुशअप कर लेते तो आप मेंटेन, पर जो नॉर्मल इंसान है उनसे कहीं ज्यादा बेटर आ सही जाओगे। बात। पर अगर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे या अच्छी तरह से जाना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको कहीं अच्छे वेट लिफ्टिंग की कोई चीज या कोई जुम्बा ट्रेनर है उससे आपको कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, क्योंकि मैंने फिटनेस के आपको दोनों बता दी, एक कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और एक मसल के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही करनी है। कार्डियोवैस्कुलर के लिए आपको ऐसा वर्कआउट करना है जो आप 10 मिनट 15 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि एरोबिक एक्टिविटी और एनारोबिक एक्टिविटी, एरोबिक एक्टिविटी वो होती है अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्कआउट करते हैं, जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप रनिंग, ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट बाद रुक गए, आप 10 मिनट 15 मिनट तो आपने सांस भी लेते जा रहे हो 10 मिनट पर, तो आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्कआउट हो रही है, वो पेट बंद करती है, वो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस आपकी इंप्रूव करती है। और फिर एनारोबिक एक्टिविटी में आपने जैसे बेंच प्रेस करी, आपने डेडलिफ्ट लगे, तो वो आपने 5 मिनट तक नहीं लगा कंटिन्यू, रिपीटेशन 3 सेकंड के लिए होता है। हाँ वो आपने 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड आपके 10 रेपिटेशन 5 रेपिटेशन जो भी थे, उसके बाद आपका मसल फटीग आ जाएगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, पेन फील होगा, आपको जहाँ जहाँ से मसल ट्रेन कर रहे हो वहाँ पेन फील होगा, आपको बर्निंग फील होगी, और आपको रख दो ऑटोमेटिक रख दोगे। आप ज्यादा से एक और कर लो, उसके बाद आपको रखना है छूट जाएगा हाथ से, तो वो आपकी एनारोबिक एक्टिविटी कहते हैं उसको, वो आपकी मसल स्ट्रक्चरल फिटनेस के लिए है। और उसके अलावा आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ाती है इसमें, और इसमें ऐसा नहीं आजकल तो मिक्सअप भी हो गया कि आपका कार्डियोवैस्कुलर और मसल स्ट्रक्चरल फिटनेस को एक ऐसे वर्कआउट बनाने के, जैसे भी टबाटा हो गया, पिलाटे हो गया, इन सब में क्या है कि ऐसे मिक्सअप कर दिए गए कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर और मसल दोनों हो एक साथ improve हो जाए। हाँ, जब पिलाटे करते हैं तो आपके साथ में बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती रहती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्कआउट है जो मिक्सअप हो गए तो दोनों फिटनेस पूरी improve हो। सर मैंने देखा है कि लोग जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली 7 डेज तक वर्कआउट करते हैं विदाउट किसी ब्रेक के, तो क्या ये उनके लिए हार्मफुल है? क्योंकि रिकवरी भी बहुत जरूरी होती है। ये बिल्कुल सही है कि रिकवरी बहुत जरूरी है। कोई 7 डेज अगर अपने आप को ट्रेन कर रहा है और वो अपने आप को प्रॉपर रिकवर कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो जिम या वर्कआउट के बाद या फिर उसके गेम के बाद वो फ्री है, वो आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर पा रहा है, रिकवर कर पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो बात होगी 7 डेज की। रही बात की रिकवरी कैसे करें क्या करें, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल तो ऐसी नहीं है कि वो वर्कआउट करने के बाद या अपने गेम में परफॉर्म करने के बाद वो जाकर के हो जाएंगे, प्रॉपर रेस्ट कर पाएंगे। तो रिकवरी के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप मसाज करवा सकते हैं, आपका पर्टिकुलर किसी मसल का आपने वर्कआउट करा है, आपको वीकनेस फील हो रही है या फिर आप चाहते हैं कि रिकवरी जल्दी हो जाए, फास्ट रिकवरी चाहते हैं, तो आप उस पार्ट में मसाज करवा सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं, या आइस बाथ जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया है कि आइस बाथ लोग जैसे अभी क्रिकेट करते हैं तो थोड़ा सा आइडिया है, क्रिकेट टीम जहाँ भी जाती है गेम के बाद या उनके वर्कआउट सेशन के बाद वो सीधा आइस पूल के अंदर आइस बाथ करते हैं, विराट कोहली और ये सारे लोग, तो ये सब उनका यही रीजन है कि वो रिकवरी के लिए जाते हैं। एक थर्ड चीज मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा आपने बहुत सारे जिमों में देखा होगा स्टीम बाथ होता है, और आप किसी भी जिम में जाके बोलोगे सर स्टीम बाथ से क्या क्या फायदे होते हैं, और किसी टाइम में इवन मैंने भी लोगों को यही बताया, क्योंकि मैंने भी वही सीखा जब मैं सर्टिफाइड नहीं था, नॉलेज नहीं था कि स्टीम बाथ से क्या फायदा, तो मैं भी ये बताता था अपने क्लाइंट को कि इससे आप गोरे हो जाओगे, आपकी स्किन फेयर हो जाएगी, आपके कोई पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो वो सही हो जाएंगे, डार्क सर्कल सही हो जाएंगे, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलेगा। ये मैं बताता था। तो ये एक मिथ है एक तरह से कि गोरा होना और ये सब कुछ, आपका स्टीम बाथ का भी यही काम है कि वो आपकी मसल रिकवरी या आपकी बॉडी की रिकवरी फास्ट करवाता है। फिर मेन इंपॉर्टेंस आती है कि न्यूट्रिशन, अगर आपने ये रिकवरी के तो आपने कर लिया, आपने आइस बाथ ले लिया कभी वर्कआउट के बाद, कभी स्टीम बाथ ले लिया, कभी सोना बाथ ले लिया आपने, या कभी आपने मसाज करवा ली, और आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया तब भी प्रॉपर रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो आपको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से खाना है, अच्छे से न्यूट्रिशन के साथ अपने को करना है। थर्ड चीज आगे कि आपने नींद, आपने वर्कआउट कर लिया, न्यूट्रिशन ले लिया और आपने नींद 2 घंटे की थी, तब वो क्या आपको रिकवरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप इंजरी की तरफ जाएंगे, ओवर ट्रेन हो जाएंगे, अगर थोड़ी प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपको इंजरी होगी, ठीक है ना। तो आपको 8 घंटे कम से कम नींद की कोशिश करना है। अगर किसी की लाइफ में बहुत ही हेक्टिक है तो कम से कम 6 घंटे उसको सोना है। 6 घंटे की नींद होगी तभी उसको प्रॉपर रिकवरी मिल पाएगी। उसके हार्मोन जो रिलीज होंगे या बॉडी से जो भी अपने टिश्यू ब्रेकडाउन हुए, मसल ब्रेकडाउन हुए, वो रिपेयरिंग आपकी 6 से 8 घंटे की नींद के साथ पूरी होगी। कि आप न्यूट्रिशन ले जाए, रिकवरी का बहुत सारे तरीके अपना लिए, पर नींद पूरी नहीं हुई। सर जैसे कि अभी क्वेश्चंस तो मेरे पास में फिनिश हो चुके हैं, तो मेरे पास में एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसमें से आपको कोई भी एक पिक करना होगा। तो सर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, हेल्थ एंड वेल्थ? जी हेल्थ। स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट? डेडलिफ्ट। रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल एंड अ साइक्लिंग ऑन अ नेचर? साइक्लिंग ऑन अ नेचर।
कुकिंग और ईटिंग? कुकिंग। सो सर, अरेंज द फॉलोइंग, जिसके अंदर जब आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है, आप बहुत पीसफुल फील करते हैं, तो आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? फतेह सागर, करणी माता, ओपेश्वर या सिटी पैलेस? सर, जैसे अगर आपको फिर से एक बार करियर अपॉर्चुनिटी पिक करने का मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? एस्ट्रोनॉट, पायलट और फिटनेस ट्रेनर? फिटनेस ट्रेनर, इन तीन में से चाहिए। ओके, अब इसी के साथ में अब हम हमारा पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को जो अभी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमसे जिन्होंने नॉलेज दिया है, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। उन्होंने अपना समय दिया और हमें सुना, और साथ ही हमारे साथ में जो हमारे सर है मिस्टर महेंद्र मेघवाल, उन सर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने अपना नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, उनके स्ट्रगल्स हमारे साथ में शेयर करें। साथ ही मैं हमारे जो सर है उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए, आपने हमें नॉलेज दिया सर। Sir, thank you for being a part of Inspiro's podcast. Thank you so much, sir. It means a lot for us. अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, आपने हमारे पॉडकास्ट के अंदर कुछ भी नॉलेज लिया हो, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस पॉडकास्ट को दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि ये जो नॉलेज है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक्सपांड कर सकें। थैंक यू सो मच।